आप सभी मीडिया पर्सन को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि कल हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एडमिनिस्ट्रेशन ने छात्रों के ऊपर पनिशमेंट किया है और एक एक्शन लिया है, जिसमें प्रशासन का ये कहना है कि इनडिसिप्लिन के आधार पे ये कार्रवाई की गई है और अलग अलग स्टूडेंट के ऊपर अलग अलग चार्जेस लगाए गए हैं। उसमें कुछ के ऊपर मॉनेटरी फाइन किया गया है और कुछ लोगों को रेस्टिगेट किया गया है यूनिवर्सिटी से और कुछ लोगों को हॉस्टल से निकाला गया है। उसमें हमारे कुछ एप्रीहेंशन शुरू से रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। सबसे पहला एप्रीहेंशन ये था कि हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का जो फॉर्मेशन हुआ, उस फॉर्मेशन को लेकर के ही 11 फरवरी को जो JNU का प्रोटेस्ट था, उसमें हमने वाइस चांसलर के सामने अपनी आपत्ति दर्ज की थी कि ये हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी एक डेमोक्रेटिक इंक्वायरी कमेटी नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग कम्युनिटी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। इसमें पहले 3 लोगों की कमेटी थी, जिसमें तीनों मेल टीचर थे, उसमें किसी महिला का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। जिन लोगों के ऊपर इंक्वायरी होने की संभावना थी वो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, तो डिफरेंट कम्युनिटी के प्रोफेसर्स को भी उसमें इंक्वायरी कमेटी में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि पिछले कई इंक्वायरी कमेटी का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, रिसेंटली जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में घटना घटी, उसमें भी एक सवाल था कि आप एक डेमोक्रेटिक इंक्वायरी कमेटी बनाइए ताकि उसकी रिपोर्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने आए और उसके आधार पे कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ तो फॉर्मेशन में ही एक तरीके की गड़बड़ी की जाती है, अनडेमोक्रेटिक तरीके का इंक्वायरी कमेटी सेटअप किया जाता है। फिर उस अनडेमोक्रेटिक इंक्वायरी कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट आती है उसके ऊपर सवाल खड़ा होना लाजमी है। मसलन इस इंक्वायरी कमेटी के जो हेड हैं राकेश भटनागर, वो इंडिया अगेंस्ट रिजर्वेशन नाम का मूवमेंट इस देश के अंदर चलाए थे और उसी के तहत इस कैंपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बना था यूथ फॉर इक्वलिटी, जो रिजर्वेशन का विरोध करता था। और इस इंक्वायरी प्रोसेस में जिन स्टूडेंट्स के ऊपर कार्रवाई की गई है वो ज़्यादातर लोग मार्जिनलाइज सेक्शन से हैं, डिप्राइव्ड कम्युनिटी के लोग हैं ज़्यादातर लोग। तो इस परिस्थिति में इंक्वायरी का जो पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और इसको देखते हुए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने अपनी काउंसिल मीटिंग करके एक रेजोल्यूशन पास किया कि इस हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी को डेमोक्रेटाइज किया जाए। अगर इसको लोकतांत्रिक ढंग से गठित नहीं किया जाता है तब हम इस कमेटी के रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट की पूरी कॉपी जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं सौंपी गई, खास करके वो हिस्सा जिसमें रिकमेंडेशन था कि किसके यूपर क्या चार्ज है और उस आधार पर उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। रिपोर्ट का वो हिस्सा स्टूडेंट्स को नहीं दिया गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग हुई, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। उसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कम्युनिटी ने ये डिसाइड किया कि हम हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी को नहीं मानते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के तरफ से जो एप्रीहेंशन है उसको एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एड्रेस नहीं किया गया है। ये बहुत खुशी की बात है हम स्टूडेंट्स के लिए कि टीचर्स एसोसिएशन ने भी इसी तरीके का एप्रीहेंशन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा और उन्होंने भी कहा कि ये इंक्वायरी सही ढंग से नहीं हुई है, सही ढंग से गठित नहीं किया गया है। तो पहला सवाल है कॉन्क्रीटली कि जो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी है उसको डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से स्थापित नहीं किया गया, गठित नहीं किया। दूसरा सवाल है कि जिस आधार पे वो लोग इंक्वायरी किए हैं उसमें जो लोग विक्टिम हैं या जिनको आज टारगेट किया जा रहा है उस रिपोर्ट के आधार पे, उनको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। उसमें से 2 स्टूडेंट उमर और अनिर्बान जब जेल में थे, उनके जेल से आने से पहले ही इंक्वायरी कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया था। और आप देखिए कि इस पूरी कार्रवाई में सबसे ज़्यादा पनिशमेंट जो है उमर और अनिर्बान के ऊपर ही किया गया है। अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि उस इंसान का पक्ष सुने बिना ही आप फैसला सुना देते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि आप बार बार उस इंक्वायरी रिपोर्ट में 9 फरवरी के इंसिडेंट की चर्चा कर रहे हैं, जिस पे आपका कहना है
कि अनुशासनहीनता की गई स्टूडेंट्स के द्वारा। अगर अनुशासनहीनता स्टूडेंट्स के द्वारा की गई तो फिर स्टूडेंट्स के ऊपर सेडिशन का चार्ज क्यों लगाया गया? जब मामला सब जुडिस है, जब न्यायालय के अधीन है, 9 फरवरी के ऊपर पुलिस अपना जांच कर रही है, तो यह जो इंक्वायरी कमेटी के द्वारा जांच की गई है उसके बीच में इतना कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? इस इंक्वायरी कमेटी में के रिपोर्ट में कहा गया है कि बाहर के लोगों ने स्लोगन लगाया। अगर बाहर के लोगों ने स्लोगन लगाया तो आप अपने कैंपस के लोगों के ऊपर किस आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं? क्या स्लोगन लगाना अनुशासनहीनता है? ये तमाम सवाल इस इंक्वायरी कमेटी पर और इस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर उठता है। उसके बाद जो अगला मसला है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। वाइस चांसलर साहब छुट्टी पे थे। वाइस चांसलर साहब आते ही कैंपस में सबसे पहला काम करते हैं कि इंक्वायरी कमेटी के आधार पे एक्शन लेने को रिकमेंड करते हैं। हमारा सवाल है कि इस कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स के पास हॉस्टल नहीं है। आज भी 450 से ज़्यादा स्टूडेंट हॉस्टल के बाहर रह रहे हैं। हम लोग बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को जाकर के पूछते हैं कि हॉस्टल का काम शुरू क्यों नहीं हुआ है, तो वो कहते हैं प्रोसेस में है। इस कैंपस के अंदर ओबीसी रिजर्वेशन की लड़ाई को स्टूडेंट यूनियन ने जीता और ओबीसी स्टूडेंट्स को एंट्री लेवल पे और कट सिलेक्शन के लेवल पे, दोनों लेवल पे रिलैक्सेशन देने की बात हुई, लेकिन इस नए प्रशासन ने उस रिलैक्सेशन को ख़त्म कर दिया। यहाँ पे इस कैंपस के अंदर समावेशी नीति के तहत, इंक्लूसिव पॉलिसी के तहत महिलाओं और दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से जो लोग आते हैं उनके नामांकन को इंश्योर करने के लिए एक डिप्रीवेशन पॉइंट का सिस्टम था। उस सिस्टम को आनन फानन में बदल दिया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, वाइवा के अंदर उनके साथ एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये तमाम सवाल इस कैंपस में लगातार पड़े हुए हैं, जो सोशल जस्टिस के सवाल हैं, जो जेंडर जस्टिस के सवाल हैं और इस कैंपस को इंक्लूसिव बनाने के सवाल हैं, तमाम स्टूडेंट्स को एक बेहतर सुविधा देने के सवाल हैं। उस पर हमारे वाइस चांसलर साहब चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन छुट्टी से आने के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने में ये बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं। तो इस जल्दबाजी से हम लोगों के अंदर यह आशंका बार बार मजबूत हो रही है कि यह प्रशासन स्पाइनलेस है और यह प्रशासन इस यूनिवर्सिटी को जेएनयू का जो अपना ऑर्डिनेंस है उसके आधार पर चलाने की बजाय कहीं और से जो कुछ फ़ोन कॉल आ रहा है उसके आधार पे चला रहा है। और इस परिस्थिति को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, टीचर और कर्मचारी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी अगर आज एक बेहतरीन संस्थान के रूप में समाज के अंदर स्थापित हुआ है तो यहाँ के जो एक एक स्टेक होल्डर हैं उनकी मेहनत से, उनकी लगन से ये स्थापित हुआ है। और इस कैंपस को किसी भी रूप में बर्बाद करने की जो साजिश है सरकार की और प्रशासन की, इसको हम लोग नहीं मानेंगे। और हमारा यूनिवर्सिटी हमारे देश के नियमों के हिसाब, जेएनयू का जो अपना अध्यादेश है उसके आधार पर चलेगा। किसी के इशारे पे यूनिवर्सिटी रन नहीं करेगी। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि हम लोग अनावश्यक ही सेफ्रोनाइजेशन का सवाल उठाते हैं। सेफ्रोनाइजेशन का सवाल है, जेएनयू कोर्ट का मेंबर बना दिया गया आनन फानन में एक ऐसे व्यक्ति का जिनका सीधे तौर पे आरएसएस से संबंध है, और यहाँ पर वो एबीवीपी से प्रेसिडेंट बने थे संदीप महापात्रा। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के कंपोजिशन को बदला जा रहा है। रजिस्ट्रार से लेकर के रेक्टर तक की जो बहाली की जा रही है उनके स्थापित संबंध हैं, जिसके बारे में तमाम लोगों को मालूम है, जिनका सीधा संबंध सरकार के साथ है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाया जा रहा है। और ये जो पूरी की पूरी घटना हुई है जेएनयू के मसले को लेकर के, इसमें हमारे जो वाजिब सवाल हैं, सोशल जस्टिस का सवाल, जेंडर जस्टिस का सवाल और इस देश के अंदर यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी का सवाल और सबको शिक्षा देने के सवाल को भटकाने की कोशिश की जा रही है। आज हमारे सामने चुनौती यही है कि छुट्टी के समय में यह कार्रवाई इसलिए की गई है कि छात्र आंदोलन की कमर को तोड़ दिया जाए, लेकिन इस चुनौती को हम लोग स्वीकार करते हैं। छुट्टी में भी यह आंदोलन चलेगा। आज हम लोग एचएलएसी की उस रिपोर्ट को चलाएंगे, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे। कल गंगा ढाबा से लेकर के एट ब्लॉक तक हम लोग मार्च करेंगे और उस मार्च के बाद इस आज़ादी चौक को हम लोग रिक्लेम करेंगे, हंगर स्ट्राइक की शुरुआत करके, इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक की शुरुआत करके इस प्रशासन को अपने आंदोलन के बल पे झुकाएंगे। और इनकी जो साजिश है ये विद्यार्थियों की एकता को तोड़ने का,
उस पर हम बिल्कुल इनको कामयाब नहीं होने देंगे। आप चाहे 10,000 फ़ाइन किए हों, 20,000 फ़ाइन किए हों, या हॉस्टल से निकाले हों, यूनिवर्सिटी से निकाले हों, हमारी नज़र में यह पूरा का पूरा प्रोसेस गलत है, वाहियात है। हम इसको रिजेक्ट करते हैं और इसके खिलाफ़ हम प्रशासन को झुकाएंगे। और हमारा सीधा सवाल रहेगा कि इस कैंपस के अंदर सोशल जस्टिस, जेंडर जस्टिस को हम इंश्योर करेंगे। और आपका जो यह तुगलकी फरमान है, जो आर्बिट्ररी आपका तरीका है इंक्वायरी करने का, एक्शन लेने का, हम उसको रिजेक्ट करेंगे। और अपने आंदोलनों के बदौलत हम इस प्रशासन को झुकाएंगे। और सरकार की जो एंटी स्टूडेंट पॉलिसी है, उनको भी हम एक मैसेज भेजेंगे कि आप जेएनयू के लोगों को परेशान करके इस देश के अंदर शिक्षा बचाने की जो मुहिम है, सबको रोज़गार दिलाने की जो लड़ाई शुरू हुई है, आप उसका कमर नहीं तोड़ सकते। हम जेएनयू की लड़ाई के साथ साथ रोहित एक्ट को लागू कराने की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और इस देश की सरकार और प्रशासन को ये हमेशा बताते रहेंगे कि यह देश संविधान के अनुकूल चलेगा, नियमों के अनुकूल चलेगा, और किसी भी तरीके का आर्बिट्ररी एक्शन हम लोग बर्दाश्त नहीं। कन्हैया, आप अगर क्लियर कर दें फिर से, बिकॉज इट्स प्रीटी क्लियर एनीवेज, बट इफ यू कैन क्लियरली टेल अस, यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो the penalties, or you and the other students have taken a joint decision not to pay the penalties and not to leave the campus as has been asked for? क्या करेंगे? बहुत स्पष्ट है कि ना तो हम इस हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी को मानते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी सीधे तौर पर एक कास्टिस्ट इंक्वायरी कमेटी है, क्योंकि इसमें डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। एक अनडेमोक्रेटिक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी है। जब हम कमेटी को नहीं मानते, स्वाभाविक तौर पे हम उसके रिपोर्ट को नहीं मानते, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो कार्रवाई की गई है, हम उस कार्रवाई को नहीं मानते। इसीलिए आज हम लोग इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को जलाएंगे और प्रशासन को एक मजबूत संदेश देंगे कि आपका यह फर्जी रिपोर्ट और फर्जी कार्रवाई हम नहीं मानते हैं। उसमें अलग अलग तरीके का पनिशमेंट शायद इसीलिए लिया गया है ताकि स्टूडेंट की यूनिटी को तोड़ दिया जाए, और छुट्टी के समय, एग्जामिनेशन के समय ये एक्शन इसीलिए लिया गया है ताकि कोई स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट मूवमेंट ना बन पाए। कैन यू क्लैरिफाई अ लिटिल मोर ऑन द हंगर स्ट्राइक? इसमें कितने लोग भाग लेंगे? क्या ये इट विल बी अ रिले हंगर स्ट्राइक और अ परमानेंट हंगर स्ट्राइक? देखिए, हम लोग जो जेएनयू में हंगर स्ट्राइक करते हैं, उसमें हमेशा वो एक मास हंगर स्ट्राइक होता है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है सिर्फ वही लोग होते हैं, बल्कि उनके समर्थन में एक बड़ी संख्या में लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं। और उस हंगर स्ट्राइक के अंदर दो मॉडल होता है। पहला तो कुछ लोग इंडिफिनिट हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं, और कुछ लोग उनकी सॉलिडारिटी में रोज़ बरोज़ रिले हंगर स्ट्राइक को ज्वाइन करते हैं। संख्या के बारे में मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को एक बार फिर से आमंत्रित करना चाहूँगा कि कल के मार्च को कवर करने के लिए आप लोग आइए, और जब मार्च यहाँ पर हंगर स्ट्राइक में कल्मिनेट होगा, वहीं पे हम अनाउंस करेंगे कि कितने लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। The administration says that the students can appeal against whatever the punishment has been given to them, and depending on the appeal, the administration can take a call on it. Are the students going to appeal against the decision, against the orders that have been issued? देखिए, मुझे यही बात मैं बार बार स्पष्ट कर रहा हूँ कि अगर प्रशासन को न्यायालय पे भरोसा है तो न्यायालय अपना फैसला सुनाती, उसका इंतज़ार करना चाहिए था। अगर प्रशासन ये समझती है कि यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो ये डिसीजन वाइस चांसलर साहब को उस वक्त लेना चाहिए था जब उन्होंने पुलिस को अलाउ किया कैंपस के अंदर आने। ये अपने आप में एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस है कि एक तरफ आप पुलिस को अलाउ करते हैं, एक अननोन व्यक्ति के खिलाफ जो है FIR रजिस्टर किया जाता है, और नारेबाजी पहली बार शायद इस देश में हुआ है इस तरीके की बात कि कुछ बोलने के लिए कुछ लोगों के ऊपर से पिटीशन लगाया गया। तो वो एक तरफ तो वो प्रोसेस चल रहा है, जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है, जिस जुडिशियल प्रोसेस को कभी भी वाइस चांसलर की तरफ से ये आंसर नहीं किया गया कि हमारा अपना एक ऑटोनोमस सिस्टम है, उसके तहत हम इनडिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, जो एक्शन होगा हम यूनिवर्सिटी के लेवल पे लेंगे। उन्होंने ऐसा किया नहीं। अब जब मामला सब जुडिस है, तब ये एक अलग से इंक्वायरी करके एक और कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है उसको भटकाने की, रफा दफा करने की, और जो एक स्टूडेंट्स का अपसर्ज है, जो मास अपसर्ज इस देश के अंदर बनता जा रहा है, उसको कंफ्यूज करने की कोशिश है। तो हम लोग पॉलिटिकल बैटल और प्रोटेस्ट का जो मोड है, जो स्टूडेंट्स के पास एकमात्र रास्ता है लड़ने का, उस पर ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे बनिस्बत की न्यायिक प्रक्रिया में जाने की।
न्यायिक प्रक्रिया अपनी जगह पे है, उसका रास्ता हमेशा हमारे पास खुला हुआ है। आने वाली जो रणनीति होगी वो हम आंदोलन के दौरान तय